एशिया में भारत के बढ़ते दबदबे से खुन्नस खाया चाइना पहले ही पाकिस्तान में बड़ा निवेश करके उसे अपना बेस्ट फ्रेंड बना चुका है। अब चीन अपनी इस रणनीति के तहत नेपाल को भी भारत के खिलाफ खड़ा करने की जुगत में है और इसका असर दिखने भी लगा है। सालों से भारत के रहमो करम पर जीने वाला नेपाल अब भारत को आंखें दिखाने लगा है। इसका ताज़ा उदाहरण नेपाल और भारत के बीच चल रहा नक्शा विवाद है। नेपाल ने अपने नक्शे में भारत के लिपुलेख और काला पानी को दिखाकर उस बिल को संसद में पारित भी कर दिया। दरअसल नेपाल और भारत के बीच सीमा विवाद बहुत पुराना है, लेकिन अब तक इस मसले को बातचीत से हल किया जाता था। लेकिन अब भारत और नेपाल के बीच चीन ने दीवार खड़ी करने की कोशिश की है। इसके लिए चीन ने पहले ही जमीन तैयार करनी शुरू कर दी थी। एशिया में अपने प्रभाव को बढ़ाने के मकसद से ही चीन लगातार नेपाल में अपना निवेश बढ़ाता जा रहा है। हालात ये हैं कि अब वो नेपाल में सबसे बड़ा विदेशी निवेशक बन गया है। लेकिन नेपाल को दुनिया के ऐसे देशों से सबक लेना चाहिए जो चीन के कर्जे तले दबकर बर्बाद हो चुके हैं। लेकिन सत्ता के लालच में नेपाल के पीएम केपी ओली ने भारत की दोस्ती को दरकिनार कर चीन की चालबाजी में फंस गए। दोस्तों, आज हम आप लोगों को इस वीडियो में चीन की उस शातिर चाल को उजागर करेंगे जिसमें नेपाल पूरी तरीके से फंस चुका है। इसमें भारत का नुकसान तो ज्यादा नहीं है, लेकिन नेपाल की हालत जाम्बिया जैसी जरूर हो सकती है, जो चीन की चालों में फंसकर पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। भारत नेपाल के रिश्ते के बीच आई चीन की दीवार। नेपाल ने हाल ही में धारचूला के कुछ इलाकों को अपना बताकर नया नक्शा संसद में पारित भी करवा लिया। दरअसल इसके पीछे चीन का शातिर दिमाग है। पश्चिमी नेपाल में धारचूला की स्थिति एकदम डोकलाम की तरह ही है। धारचूला नेपाल, चीन और भारत के ट्राई जंक्शन के बीच आता है। 1814 में हुए एंग्लो नेपाली युद्ध के समय से ही भारत और नेपाल के बीच इस शहर को लेकर संधि अस्तित्व में आ गई थी। नेपाल की काली नदी के ऊपर बने ब्रिज से नेपाल और भारत में उत्तराखंड राज्य एक दूसरे से जुड़े हैं। 1950 में तिब्बत पर चीन के कब्जा करने से पहले धारचूला तिब्बत नेपाल भारत के बीच व्यापार रास्ते के लिए एक अहम शहर था। ऐसे में नेपाल में चीन का बढ़ता प्रभाव भारत के लिए निकट भविष्य में सिरदर्दी पैदा कर सकता है। दरअसल चीन के कहे पर चलने के सिवाय नेपाल के पीएम केपी ओली के पास कोई विकल्प भी नहीं बचा है। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है नेपाल की राजनीति। असल बात तो यह है कि केपी ओली ने नेपाल का नक्शा ही नहीं पास करवाया है, बल्कि कुछ समय के लिए अपनी कुर्सी बचा ली है। समझने वाली बात यह भी है कि केपी ओली ने भारत के खिलाफ ये कदम वैसे ही उठाया है जैसे पाकिस्तान के हुक्मरान करते आए हैं। ऐसे में भारत के लिए जरूरी हो गया है कि वो हर हाल में नेपाल को पाकिस्तान बनने से रोकने में जल्दी से जुट जाए। नेपाल की मौजूदा सरकार के हिसाब से देखें तो प्रधानमंत्री केपी ओली ने राजनीतिक नक्शे के नाम पर भारत के खिलाफ कदम उठाकर अपने विरोधियों को चुप करवा दिया है और अपनी कुर्सी बचा ली है। सत्ता की राजनीति में देश की संप्रभुता और अखंडता का मुद्दा हमेशा से ही कारगर साबित होता रहा है। नेपाल के नए नक्शे के नाम पर केपी ओली ने अपने विरोधियों को अपने साथ खड़ा कर लिया और संविधान संशोधन विधेयक देश की एकता और अखंडता के नाम पर पास करवा लिया। महीना भर पहले तक ये विरोधी खेमा केपी ओली का इस्तीफा मांग रहा था, लेकिन केपी ओली ने एक ही झटके में नक्शे की राजनीति खेलकर अपनी कुर्सी बचा ली। चीन के कर्ज के बोझ तले दबा नेपाल। दरअसल इसके पीछे की एक और बड़ी वजह है चीन का नेपाल में दखल देना, और ये सब कुछ हुआ चीन के कर्ज के बोझ के नीचे नेपाल के दबने के बाद। नेपाल में वित्तीय वर्ष 2017 में 15 अरब नेपाली रुपयों का विदेशी निवेश हुआ है। इसमें से आधे से भी ज्यादा यानी कि 8.35 अरब नेपाली रुपए का निवेश चीन ने किया है। इसी वित्तीय वर्ष में भारत ने नेपाल में 1.99 अरब रुपयों का निवेश किया, तो वहीं दक्षिण कोरिया ने 1.88 अरब नेपाली रुपयों का। इसी साल मार्च में नेपाल के इन्वेस्टमेंट समिट में चाइना सबसे बड़ा निवेशक बनकर उभरा। चाइना ने नेपाल को 8.2 अरब डॉलर की मदद का वादा किया है। वहीं नेपाल को इस समिट से 7 देशों की तरफ से कुल 13.52 अरब डॉलर का निवेश मिला। चाइना के पैसों की चमक के आगे नेपाल की आंखें चौंधिया गईं और इन पैसों की चमक के पीछे चीन के शातिर दिमाग को नहीं पढ़ पाया।
पिछले 3 सालों में चीन ने अपनी विस्तारवादी नीति के सहारे नेपाल को अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया है। मौजूदा समय में चीन नेपाल में कई बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है। इनमें पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो या कुछ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट्स। देखा जाए तो अब चीन के पास नेपाल के सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट्स हैं। आंकड़ों में देखें तो नेपाल में फिलहाल 341 बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है। इनमें से 125 चीन के पास हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि चीन किस तरह से नेपाल पर अपनी पकड़ और मजबूत कर रहा है। एक लैंडलॉक देश होने की वजह से नेपाल कई सालों तक भारत के आयात पर निर्भर था और भारत ने नेपाल के मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी। लेकिन हाल के सालों में नेपाल भारत के प्रभाव से दूर हुआ है और चीन ने धीरे धीरे नेपाल में निवेश और कर्ज देकर भारत को किनारे कर खुद उस जगह पर बैठ गया है। चीन अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में नेपाल को एक अहम पार्टनर के तौर पर देखता है और वैश्विक व्यापार बढ़ाने के अपने बड़े प्लान के उद्देश्य से नेपाल के इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करना चाहता है। साल 1996 में जियांग जेमिन के बाद शी जिनपिंग नेपाल का दौरा करने वाले पहले चीनी राष्ट्रपति बने थे। जाम्बिया जैसा ना हो जाए नेपाल का हाल। CNN की एक खबर के अनुसार करीब 22,000 चीनी नागरिक जाम्बिया में रह रहे हैं। वो वहां करीब 280 कंपनियों को चला रहे हैं। जाम्बिया के कुल कर्ज का 44% चीन के पास है, जिसकी वजह से वहां के लोगों को लगता है कि चीन का उनके देश के ऊपर ज्यादा नियंत्रण हो गया है। जो जाम्बिया में हुआ वो अफ्रीका के बाकी देशों या फिर एशिया के देशों में भी हो सकता है और शायद वही हो भी रहा है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण पाकिस्तान, मालदीव और श्रीलंका जैसे देश हैं जो चीन के कर्ज के बोझ तले दबकर अपना सब कुछ गंवाने की तैयारी में है। पाकिस्तान तो लगभग चीन का उपनिवेश बन गया है। पाकिस्तान में $62 बिलियन की लागत से चीन पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर बना रहा है। ग्वादर पोर्ट पहले से ही चीन के कब्जे में है। अब ऐसा ही कुछ नेपाल के साथ भी चीन कर रहा है। चीन और नेपाल के नजदीकियों का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब पूरी दुनिया हांगकांग की स्वायत्तता के मुद्दे पर चीन की नीतियों का विरोध कर रही है, ऐसे समय में नेपाल ने हाल ही में उसकी वन चाइना पॉलिसी का खुलकर समर्थन किया। सच्चाई यह है कि नेपाल में राजनीतिक परिवर्तन के बाद चीन ने नेपाल में मजबूती के साथ अपनी जड़ें जमाई हैं। पहले चीन का रोल नेपाल में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में दिखता था, लेकिन अब आप ये असर हर तरफ देख सकते हैं, राजनीति से लेकर सामाजिक दखल तक। साल 2008 में जब नेपाल में माओवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, उसके बाद से ही चीन ने नेपाल में अपनी ताकत बढ़ानी शुरू कर दी थी। बाद में जब माओवादी सरकार गिर गई, तब भी चीन ने लगातार उनसे संपर्क बनाए रखा। चीन लगातार इस बात के लिए काम करता रहा कि माओवादी पार्टी के भीतर टूट ना हो। कहा जाता है कि साल 2013 में जब माओवादी पार्टी में टूट होने वाली थी, तब भी चीन ने ही इसे रोका था। इतना ही नहीं, चीन चाहता है कि नेपाल के सभी कम्युनिस्ट पार्टियां एक फ्रंट बनाएं, लेकिन ये संभव नहीं हो सका। हाल के वक्त में चीन ने ये जिम्मेदारी दे रखी है अपनी राजदूत हो यानकी को। हो यानकी ने पिछले कुछ समय में कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं के साथ लगातार बैठकें की। इन बैठकों में अपील की गई कि पार्टी के भीतर आपसी लड़ाई खत्म की जानी चाहिए, आपसी एकता बनाए रखने की बातें कही गई। इसके बाद नाटकीय रूप से पार्टी के भीतर चल रहे बगावत के सुर बंद हो गए। ये नेपाल में चीन के बढ़ते प्रभुत्व का एक उदाहरण भर है। माना जा रहा है कि लद्दाख में भारत के साथ चल रहे विवाद के बीच चीन ने ही नेपाल को सीमा विवाद का मुद्दा उछालने के लिए कहा हो, ताकि भारत दो मोर्चों पर घिर जाए। हालांकि चीन इनमें सफल नहीं हो सका। रही बात नेपाल की, तो भारत कभी भी उसको सबक सिखा सकता है।